अगर चीज हिट है, अगर चीज पॉपुलर है, तभी उसके पीछे लोग जाते हैं। आप बुलाना चाहते हैं बुलाइए, नहीं तो आप जिसको बुलाना है बुला लीजिए, कोई बात नहीं। मैंने अपना नाम मोहम्मद अजरुद्दीन से बदलकर अजहर इकबाल कर लिया है। मरुस्थल से यकायक जैसे जंगल हो गए हैं, तेरा सानिध्य पाकर हम मुकम्मल हो गए। ये सेशन लिखा किसी और वक्त गया था, हो किसी और वक्त रहा है, हो लखनऊ में रहा है। और लखनऊ की एक खासियत है कि शाम होती है तो बेहतर होती है, और इसीलिए हमें लगा कि इसे और बेहतर कर दिया जाए। दो शख्स मेरे बगल में मौजूद हैं। बहुत देर से मैं ये सोच रहा हूं कि ये सेशन ऐसे भी हो सकता था कि मैं आता, माइक चेक करता, दोनों के हाथ में माइक पकड़ाता और नीचे चले जाता, खूब बातें करते, और मैं फिर इनके इशारे पर ही ऊपर आता, माइक लेता और वापस नीचे चले जाता धन्यवाद बोल के। क्योंकि चाहे वो जूही बब्बर सोनी हो, चाहे वो अजहर इकबाल हो, दोनों को ही मुझ जैसे की जरूरत नहीं है। हमको शायद आप लोगों की ज्यादा जरूरत है। लेकिन लखनऊ है, यूं ही ताली नहीं बजाता अजहर साहब, तो कुछ तो ऐसा सुनाना पड़ेगा कि मजबूर भी करना पड़ेगा। शुरू ही आपके अल्फाज से होना पड़ेगा, तब वो थोड़ी सी ताकत आप लगाएंगे, थोड़ी सी ताकत लखनऊ लगाएगा। सबसे पहले तो आप तमाम हजरात को मेरा आदाब, नमस्कार। इतने में मत लगाइए, अभी वो 2 लाइनें की शायरी आने दीजिए। दरअसल ये जो सेशन है, इसमें थिएटर अदब के हवाले से बातचीत होगी, तो उसी हवाले से मैं एक मुक्तक, जिंदगी के कथानक बदल जाएंगे, जिंदगी के कथानक बदल जाएंगे, रूप के सारे मानक बदल जाएंगे, दर्द के गीत बजते रहेंगे यूं ही, गाने वाले अचानक बदल जाएंगे। बहुत खूब जूही जी, बहुत सख्त हैं आप इस बात को लेकर कि हम आपके परिचय में ये ना कहें, ये ना लिख दें कि आप सिर्फ एक फिल्म अभिनेत्री हैं। तो जिस पैशन को आप जीती हैं, थिएटर को, और वो तमाम लोग जो अपने अपने मोबाइल इस वक्त निकाल कर तस्वीरें ले रहे हैं, वो जब मोबाइल पर एक ऐप को बदलते हैं और रीलों को पलटते हैं, तो एक रील अक्सर आ जाती है कि और करो थिएटर। ऐसा लगता है कि थिएटर करना ही गलत कर दिया। 35 की उम्र में समझ आता है कि थिएटर तब तक किया कि उसमें भी कुछ ना बन पाए, और सारे सरकारी नौकरियों के फॉर्म की उम्र भी खत्म हो गई। थिएटर इतना चैलेंजिंग होता जा रहा है, उसमें लोगों को लाना चैलेंजिंग होता जा रहा है, और फिर भी आपका जो पैशन है, आप उससे अपने पैशन के कारण जुड़ी हैं। लेकिन जो थिएटर से जुड़ना चाहता है, जिसको बहुत इस ढेर सारी रोशनी जैसा प्रकाश और उतना उजाला भविष्य में नहीं दिख रहा, वो क्या करे? पहले तो आप सबको आदाब, नमस्कार। अमर उजाला का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। उत्कर्ष जी, आपने ये सेशन की बागडोर संभाली है, उसके लिए धन्यवाद। जिन मैम ने हमारा इतना प्यारा इंट्रोडक्शन दिया, उनका भी थैंक यू। और लखनऊ मेरे दिल के बेहद करीब है, क्योंकि वैसे तो उत्तर प्रदेश ही है, क्योंकि मेरे माता पिता दोनों उत्तर प्रदेश से हैं, आगरा और लखनऊ। और लखनऊ से मेरा ननिहाल है, तो खास रिश्ता है मेरा इस शहर से। तो जब भी मुझे यहाँ आने का मौका मिलता है, और जैसे ही मेरे पिता समान मेरे अंकल विनोद अग्निहोत्री जी ने मुझसे इस इतने बड़े, इस जो आलिशान आप लोग ने इवेंट किया, इसके बारे में बताया, मतलब मैं सब छोड़कर आ गई हूँ। और इसके लिए बहुत शुक्रिया। नहीं, शुक्रिया नहीं, जैसे मैंने आपसे कहा दैट इट इज एब्सोल्युटली माय प्लेजर, शुक्रिया। अब जो आपने थिएटर के बारे में सवाल किया कि थिएटर क्या चैलेंजिंग है, चैलेंजिंग जी बिल्कुल है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो थिएटर कर रहे हैं, ये उन्हीं का फर्ज बनता है कि वो इस सूरत को बदलें। अपने अपने आप दायरे में रहकर, जो भी आपके लिमिटेशंस हैं, मगर आप खुद अपनी रिस्पेक्ट या अपनी कला के लिए आप क्या कर सकते हैं कि उसकी वैल्यू जो है वो बढ़े, चाहे वो लोगों की नज़र में हो एज एन आर्ट, या
कमर्शियली, दोनों तरह से मैं बात करना चाहूंगी, क्योंकि आजकल हर चीज का वो नापने का जो है वो एक तरह से कमर्शियली ज्यादा हो गया कि क्या ये चीज हिट है। अगर चीज हिट है, अगर चीज पॉपुलर है, तभी उसके पीछे लोग जाते हैं। और एक और छोटी सी बात है, जैसे ही आप रंगमंच की बात करते हैं तो आपके सामने एक झोला पकड़े, एक गरीब नुमा, एक नुक्कड़ नाटक, एक उस तरह की आप छवि आप अपने सामने आप बनाते हैं। वो भी थिएटर है, बिल्कुल है, मगर वो ही थिएटर नहीं है। आप बदलिए। जैसे कि जब हमारी थिएटर कंपनी एकजुट थिएटर ग्रुप, जो मेरी माँ ने 1981 में मुंबई में शुरू की थी, लोग एक्सपेक्ट करते थे कि पूरा का पूरा ग्रुप ट्रेन से ट्रैवल करे। नादरा जी को कह देते थे कि मैम आपके लिए एयर टिकट दे देंगे, मगर बाकी सब ट्रेन से आइए। और ये चलता रहा काफी अरसे तक। अभी मैंने काफी एक लंबा गैप लिया था काम से, मेरा बेटा पैदा हुआ था, फिर ऑलमोस्ट 9-10 साल मैंने काम नहीं किया। जब मैंने फिर से शुरू किया काम करना और मेरा नया प्ले मैंने किया, आप यकीन मानिए 30-40 साल बाद भी वही एक्सपेक्ट किया गया और वही लफ्ज सुने मैंने, एग्जैक्टली वही अल्फाज कि जूही जी आपको एयर टिकट दे देंगे, बाकी टीम ट्रेन से आ जाए। ऐसे क्यों? मैं कहा नहीं, हम लोग ट्रेन से नहीं आएंगे, हम एयर टिकट लेकर आएंगे। आप बुलाना चाहते हैं बुलाइए, नहीं तो आप जिसको बुलाना है बुला लीजिए, कोई बात नहीं। तो जब तक हम खुद थिएटर वाले खड़े होकर वहां नहीं कहेंगे ना कि अपनी सूरत हम बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, हमें उसी नजर से देखते रहेंगे। शाम की एक खूबसूरती ये भी होती है कि थोड़ा थोड़ा अंधेरा दिखाई देता है और थोड़ा थोड़ा उजाला बचा रहता है। और ये बात भी कुछ वैसी ही होगी कि जहां कुछ जगहों पर चुनौतियां हैं तो कुछ जगहों पर मुस्कुराहट है। अजहर साहब, गूगल जब आपको करते हैं तो ढेर सारी शेरो शायरी, स्टेज वाहवाही, दाद के अलावा भी एक चीज और मिलती है, और वो है एक नाम, मोहम्मद अजहरुद्दीन। तो ये अजहर इकबाल है या मोहम्मद अजहरुद्दीन जिससे मैं बात कर रहा हूं? सिर्फ मुस्कुराइए मत, बता दीजिए। ये पहला मौका है जब कोई इस तरह का सवाल मेरे सामने आया है। हुआ यूं था कि मेरे वालिद ने मेरा नाम अजहर इकबाल ही रखा था, लेकिन जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था और बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाले थे, उस वक्त मेरे ऊपर क्रिकेट का जुनून सवार था। और उस वक्त मोहम्मद अजहरुद्दीन कैप्टन हुआ करते थे इंडियन टीम के। तो जैसी रजिस्ट्रेशन फॉर्म आया तो मैंने अजहर इकबाल की बजाय मोहम्मद अजहरुद्दीन लिख दिया। और आपको यकीन नहीं आएगा कि 30-35 साल हो चुके हैं इस नाम से जूझते हुए, और अब मैंने ये तय किया है कि अमर उजाला में एक विज्ञप्ति दूंगा कि मैंने अपना नाम मोहम्मद अजहरुद्दीन से बदलकर अजहर इकबाल कर लिया है। आपने जिक्र नाम बदलने का तो कर दिया, ये नहीं बताया कि जिस दिन फॉर्म में मोहम्मद अजहरुद्दीन लिख कर आ गए उस दिन घर में स्वागत कैसा हुआ। वालिद का दिया नाम बदला है, कुछ तो प्यार मिला होगा। और उसको हमारे यहाँ लखनऊ में मैं जैसे प्यार कह रहा हूँ, आप बखूबी समझ रहे हैं, वो प्यार नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। उत्कर्ष भाई, आपने अभी थिएटर के हवाले से जो सवाल जूही जी से किया, इसमें जरा सा एक मैं वाकया मुझे याद आ रहा था कि बहुत पुराने वक्तों की बात है। एक बार एक बादशाह ने खुशी के आलम में फैसला किया कि वो अपनी सल्तनत के तमाम कैदियों को रिहा कर देगा। बादशाह का फरमान जारी होने की देर थी कि तमाम कैदियों को रिहा किया जाने लगा। अचानक बादशाह की नज़र एक बूढ़े कैदी की तरफ गई। उसने उन्हें रोका और पूछा, बुजुर्गवार, आप यहाँ कब से कैद थे? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हुजूर, आपके वालिद के ज़माने से। ये सुनते ही बादशाह ज़ारो कतार रोने लगा। उसने सिपाहियों को बुलाया और हुक्म दिया कि इनको बाइज्जत वापस कैद खाने में ले जाओ, ये हमारे अब्बा की निशानी है। तो थिएटर को लेके कमोबेश जो हुकूमतों का हाल है वो इसी तरह का है। कुछ वो ख्याल रखते हैं, लेकिन किस तरह ख्याल रखते हैं वो आप बेहतर समझ सकते हैं। हाँ, जैसा उन्होंने भी बताया ना कि एक इंतराल बाद वही अब्बा की निशानी मानी गई कि टिकट एक ही को मिलेगा। यही हालात है। ये बातचीत एक टोन में नहीं चलाएंगे, संवाद बहुत खुला होता है। तो एक बात जरा आप ये बताइए, घर पर जब आप खाना खाने बैठती हैं और कभी कभार मन करता होगा कि सारे परिवार को जोड़ लें, और जूही जी का जब मैंने नाम बोला तो जूही बब्बर सोनी, उसमें पतिदेव भी एक्टर,
भाई भी एक्टर, और भाई भी एक्टर, मम्मी भी एक्टर, पापा भी एक्टर और खुद भी एक्टर। कभी कोई ये बोलता है कि मैं सबसे अच्छा? देखिए, मुझे पहली बात तो ऐसा कोई नहीं बोलता है, लेट मी से दैट। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे सबसे बड़े अगर कोई क्रिटिक है मेरी पूरी फैमिली में, तो वो मेरे पापा हैं। एक अजीब से क्रिटिक है वो, ऐसे वाले क्रिटिक हैं जो मेरा कोई शो मिस नहीं करते। अगर वो शहर में हैं तो वो मेरी ऑडियंस में बैठे होंगे, और वो हर शो के बाद, मतलब मुझे आज तुमने ये ठीक नहीं किया, आज इसमें तुम इतना क्यों रोने लगी, रोने मतलब रोना मतलब एक्टिंग होती है। आपने पलट के कभी नहीं बोला वो फिल्म मैंने भी देखी थी आपकी, उसमें भी उतना अच्छा भी नहीं था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं उत्कर्ष भाई, क्योंकि लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके पेरेंट्स नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हैं, आपके हस्बैंड नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, आप क्यों नहीं गई? आई सेड क्योंकि मेरी पैदाइश नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के दो ऐसे लेजेंड्स के साथ के यूनियन की वजह से हुई है। मैं बचपन से मैंने उन्हीं को देखा है। मेरे पेरेंट्स मेरे गुरु हैं, मेरे पेरेंट्स तो हैं ही। तो चाहे गुरु से कभी अगर ऐसी कोई फिल्म हो भी सकती है एज ए ऑडियंस, आपको भी शायद लगा हो कि इसमें शायद राज बब्बर जी का काम शायद थोड़ा 19 हो, ऐसा लग भी सकता है किसी को। पर एज अ शिष्य, एज अ चाइल्ड, मुझे सिर्फ वो गुरु दिखते हैं और सिर्फ पापा दिखते हैं। एक छोटी सी बात, हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। मैं उल्टा पूछ लेता हूँ, जब दो दो गुरु खड़े हों तो पहले काको लागू पाए, मम्मी और पापा, बेस्ट एक्टर कौन, बेहतर कौन? देखिए, लिटरली अगर मैं गुरु की बात करूं तो मेरी गुरु मम्मा है, क्योंकि मैंने जो सीखा है, जो थिएटर खड़े होके सीखा है, वो लिटरली एकजुट थिएटर ग्रुप की जो वर्कशॉप होती है। मतलब मुझे लोग कहते हैं नादरा जी का कंट्रीब्यूशन एज अ थिएटर डायरेक्टर है, एज अ थिएटर एक्टर, राइटर। मुझे लगता है कि अगर नादिरा जहीर बब्बर का सबसे बड़ा कोई कंट्रीब्यूशन है, वो ये है कि उन्होंने आने वाली कितनी जनरेशन्स, कितनी पीढ़ियों में रंगमंच को जिंदा रखा है। क्या बात। अजहर साहब, आंखों में, और हमारी तो नौकरी ही है कि थोड़ा बहुत पढ़ लेना चेहरों को और आंखों को। एक मायूसी में इस बात की देख रहा हूं कि इतना बुरा एंकर हूं कि आपसे बुलवा ज्यादा रहा हूं, सुनवा नहीं रहा हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि क्या हर मौके के लिए मुकम्मल कोई शेर होता है? यकीनन, बिल्कुल। मुझे लगता है कि हर तरीके की ऑडियंस के लिए, हर माहौल के लिए, हर लम्हे के लिए शायरी की गई है। दुनिया में जब इतिहास नहीं था, जब दर्शन नहीं था, जब साइंस नहीं था, तब भी शायरी थी। साहब, अभी अभी मार्च का महीना बीता है जी। ढेर सारे लोग इम्तिहान दिए हैं और उनको पता है उनका परिणाम क्या आएगा। जी। कई लोग इम्तिहान के साथ साथ भविष्य सोचकर रखते हैं कि टॉप करूंगा तो उसके घर जाऊंगा और हाथ मांग लूंगा। हाँ। अब जिनको पता है वो टॉप नहीं करने वाले, उनको लिए कुछ सुना दीजिए। मैं चंद शेर सुनाई देता हूँ कि मरुस्थल से यकायक जैसे जंगल हो गए हैं, मरुस्थल से यकायक जैसे जंगल हो गए हैं, तेरा सानिध्य पाकर हम मुकम्मल हो गए हैं। बदन के नक्शे पे हर तिल को 100 बार देखा, बदन के नक्शे पे हर तिल को 100 बार देखा, उसे इतना पढ़ा हमने कि पागल हो गए हैं। वाह, ये जो पीछे से दाद आई है ना, मैं बोला कई लोगों को पता है कि परिणाम क्या आना है। मसला यही है ना कि जिस तरह की ऑडियंस है सामने, नौजवान हैं या बुजुर्ग हैं या महिलाएं हैं, तो उन सब के लिए कुछ ना कुछ आपको कहना लखनऊ में होता बुजुर्ग है। अक्सर मिलता कोई नहीं। नहीं, वो तो मुझे भी मालूम है कि मर्द की आंखें और औरत की जुबान, इनका दम सबसे बाद में निकलता है। थोड़ा सा वापस मूड चेंज करते जी। हैं। एक बहुत अच्छी बात आपने लिखी है एक कहानी के कारण, और कहानी ये कि जिन्होंने नाम दिया और जिस नाम को आपने बदला, उनको आप कभी ये ना बता सके कि आपने जिंदगी को किस कदर बदल डाला। उत्कर्ष भाई, कभी कभी जो चीजें हम हासिल करते हैं और उनके एवज में जो चीजें हम खो देते हैं, उनका कोई मुकाबिल, उनका कोई मुतबादिल नहीं होता है।
ये जो आपने सवाल किया है बड़ा जज्बाती सा एक लम्हा है मेरे लिए कि ज़िंदगी की जो शुरुआत है वो बहुत ही जिद्दोजहद, बहुत ही स्ट्रगल, बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस से हुई थी। वालिद की एक छोटी सी दुकान थी जिस पर हम भी काम किया करते थे। तो जब इस काबिल हुए कि एक बेहतर ज़िंदगी उनको दे पाएँ, तब वो नहीं थे। तो मैंने एक किता, एक मुक्तक कहा था कि और उससे पहले मैं इसलिए भी रोकूंगा कि जितने भी यहाँ बेटे हैं या बेटियां हैं वो पिता के बारे में जो सोचते हैं, जी। और जितने पिता यहाँ मौजूद हैं वो जरा लफ्जों को सुनिएगा, क्योंकि मैं इसे सुना और मैं उसके पीछे की कहानी जानना चाहता था। उत्कर्ष भाई, कभी कभी हम देर कर देते हैं बाप को समझने में। माएँ जल्दी समझ में आ जाती हैं, बाप जाने के बाद समझ में आते हैं। तो एक किता है कि जिंदगी के कथानक बदल जाएंगे, जिंदगी के वो सॉरी कठिन थे रास्ते किसी से फरियाद कर न पाए, कठिन थे रास्ते किसी से फरियाद कर न पाए, खुशी को आनंद दुख को अवसाद कर न पाए, अब उनकी आवाज गूंजती है हर एक कदम पर, पिता जीवित थे तो उनसे संवाद कर न पाए। संवाद के जिस मंच पर आपने अपने भावों को रखा है, और मैंने कहा मैं लगातार मोड चेंज करते रहूंगा। हमारा भी एक काम होता है कि कोई हमको प्रिडिक्ट ना कर पाए कि हम क्या दिखाने, हम क्या बताने और हम क्या लिखने वाले हैं। जूही जी, कभी ऐसा हुआ कि इंस्टाग्राम या शॉर्ट्स चला रही हो और एकदम से क्राइम पेट्रोल की कोई रील सामने आ गई हो, पतिदेव नजर आ गए हों? आंखों से तो आपने हाँ कहा है, एक शब्द का जवाब ना दीजिएगा, फिर उसके बाद क्या रहा, क्या सोचा, क्या बात की। और देखिए कितनी खुशी जिन लोगों ने वो रीलें देखी हैं उनके भी चेहरों पे आ गई। जी जी, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगता है क्राइम पेट्रोल की जब भी रील आती है, अनूप सोनी जी दिखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मगर ये भी आपको बताना चाहूंगी कि 10 साल अनूप सोनी जी ने क्राइम पेट्रोल को होस्ट किया, एंकर किया, पर एक अजीब सी चीज होने लगी थी भाई, बंदे ने मुस्कुराना बंद कर दिया था। जब घर आओ तो आज ये केस था, आज वो हो गया, यार उसने उसको मार डाला, ये ऐसा। मैंने कहा नू बस हो गया, मतलब इतने संजीदा। वो कई बार तरीके भी बताते हैं कि पत्नी को पता नहीं चला और बाहर जुर्म कर दिया। नहीं, पर ये मंच है, और मैं जरूर बताना चाहूंगी कि ये 5 साल अनूप जी ने नहीं किया क्राइम पेट्रोल, क्योंकि वो कुछ और उनकी मसरूफियात हो गई थी। मगर इसी महीने 5 साल बाद अब वो फिर से क्राइम पेट्रोल की एंकरिंग करना शुरू कर रहे हैं। और आप दोनों ने जो अंतराल लिए हैं उसके बाद जो वापसी की है वो और धमाकेदार है। जैसा आपने कहा ना कि किसी ने मुस्कुराना बंद कर दिया था, वो इस मंच पर नहीं होने देना है। तो अजहर साहब की जिम्मेदारी हमने अभी से बांट दी है कि कुछ कुछ ऐसा आता रहे कि जितनी मुस्कुराहट और जितने अच्छे से डिंपल आपके गालों पर आ रहे हैं वो हमारे तमाम दर्शकों के बीच में भी आते रहें जी। क्योंकि आपके साथ जिस नोट पर खत्म किया था, मुझे लगा थोड़ा सा मूड वहां पर भी बदलना जरूरी। नहीं, आप जूही जी से जब ये सवाल कर रहे थे ना कि अनूप जी नजर आते हैं क्राइम पेट्रोल में, तो घर पे कैसा माहौल रहता है, तो मुझे एक वाकया याद आया। एक साहब किसी से कह रहे थे कि यार सारी जिंदगी डरते हुए गुजरी, पैदा हुए जब टीन एज में थे तो बाप से डरते रहे, थोड़ा बड़े हुए तो फिर टीचर से डरे, थोड़ा और बड़े हुए तो फिर बॉस से डरने लगे, अब बीमारियों से डर लगता है, और फिर कुछ दिन के बाद मौत से डर लगने लगता है। तो सामने वाले शख्स ने कहा कि सर आपने बीवी का जिक्र नहीं किया। तो उन्होंने जवाब दिया, डर के मारे। तो बात बनाओ, बात बनाती अच्छी लगती हो। बात बनाओ, बात बनाती अच्छी लगती हो, खाओ झूठी कस्में खाती अच्छी लगती हो, सिगरेट बस यूं पीता हूं तुम मना करो मुझको, सिगरेट बस यूं पीता हूं तुम मना करो मुझको, तुम समझाओ तुम समझाती अच्छी लगती हो। वैसे अजहर साहब सिगरेट छोड़ चुके हैं। हाँ, बिल्कुल। और आप लोग अपने अपने अनुसार उसमें बीच में गुटखा खैनी मत जोड़ लीजिएगा, उसको वहीं तक और मौज तक सीमित रखिएगा। आपने इनकी तरफ देखकर ये क्यों कहा? नहीं, बेसिकली
वो हैं इस काबिल, डिजर्व करती हैं इस तरह की शायरी, और सारी शायरी जो है वो हुस्न से कनेक्ट होती है। नहीं, वो आपके तमाम पेजेस और सोशल मीडिया पेज को देखकर लगता है कि आपके पास हम जैसे हाँ। आदमी या पुरुष, उर्दू में उसे क्या कह लें, कि वैसे फैंस की कुछ कमी है क्या? नहीं, पता नहीं, अक्सर ये लोग सवाल करते हैं कि मेरी जो ख्वातीन हैं, जो लड़कियां हैं, वो अक्सर मेरे पास बड़ी बेझिझक और बड़े बेतकल्लुफ़ अंदाज में मिलने चली आती हैं। तो मुझे कभी-कभी ये महसूस होता है कि मैंने अपने अंदर की औरत को शायद जागृत कर लिया है, और वो जब आती हैं तो उनको लगता है कि वो किसी ऐसे शख्स के पास जा रही हैं जिसके अंदर एक औरत रहती है। तो तो ये उनके लिए भी तो इंतहाई कुछ- ज़रूरी होता है, ये एक दया का भाव जो औरत में होता है, अगर वो मर्द के अंदर पैदा हो जाए तो ये ज़िंदगी जो है वो बेहतर, और ये समाज, ये सोसाइटी बेहतर तरीके से गुजारी वाह, जा सकती कितनी अच्छी बात कही आपने, वाह। नहीं, मुझे तो लग रहा था कि आप फिर अपनी उन फैंस के लिए भी कुछ सुना देंगे, और उसके बाद फिर मैं उन पर आऊंगा जिनको देखकर आपने पिछला कुछ पढ़ा था और कहा। है। अजहर मैं भाई ने मुझे मिलते ही जूही बहन कह दिया, तो आप नहीं, फिक्र और ना आपने करें। भी भाई कहकर बहुत अच्छा कर दिया। पर आपकी हाँ उन फैंस के लिए तमाम, अब के फिर ईद कार्ड पर उसने, वो आप देखेंगे इधर ही, मुझे मालूम था, मैं नहीं, कह रहा हूँ फैंस के लिए वो उधर। अब के फिर ईद कार्ड पर उसने लफ्ज एक बेध्यान लिखा है। ये अनवर मसूद साहब का शेर है कि अब के फिर ईद कार्ड पर उसने लफ्ज एक बेध्यान लिखा है, फिर मेरी ईद किरकिरी कर दी, फिर मुझे भाईजान लिखा है। मैंने कहा ना, इधर देख कर ही आ रहा है। ये कहीं और नहीं जा रहा है, और हमारा काम होता है पढ़ लेना कि क्या होने वाला है। क्यों जी, अब एक वो बात जिसका मैंने जिक्र सबसे पहले सवाल में किया, 150 रुपए का ओटीटी का सब्सक्रिप्शन है, अवेलेबल है। कुछ हजारों में साल भर का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। जितनी गालियां आ जाएं और जितने कपड़े कम हो जाएं, हिट होने की परिभाषा हो गई है। ऐसे लोगों को अक्सर दूसरा प्लेटफॉर्म, दूसरा मंच, पहला खत्म नहीं होता, दूसरा तैयार दिखता है। और इस बार जिस तरीके से मैंने खत्म कहा है, आप उसको नोट भी शायद कर लिया हो। ऐसे में, और फिर वही जो आपने कहा ना कि अपना सिद्धांत बनाए रखना बहुत अच्छी बात, लेकिन वो सच में जो लड़का जो या लड़की जो सच में एक थैला लिया है, सच में जिसकी चप्पल पर चांद बन गया है घस घस कर, वो जब थिएटर कर रहा हो तो वो हौसला कैसे बनाए रखे, क्योंकि सस्ती लोकप्रियता तो उसको दिख रही है ना, एक जगह मौजूद है जहां सस्ती लोकप्रियता एक अपना एक टाइम लिमिट लेकर आती है, क्योंकि जो आप कह रहे हैं कपड़े उतारना, गालियां, वो एक कितनी दे दोगे गालियां, क्या कितना अश्लील कर लोगे हरकतें, कितना, एक पॉइंट के बाद ऑडियंस को नहीं देखना है। आप खुद आप देखिए कि अल्टीमेटली वही चीजें चलेंगी जो लोगों के दिल को छुएगी, जो लोगों को लगेगा कि भाई इसमें कोई बात थी। फिर ओटीटी में एक बड़ी थिन लाइन है ये, मगर जहां इस तरह की ऑडियंस है, मतलब इस तरह के शोज के लिए, वहीं पर बहुत ज्यादा फैमिली और क्लीन कंटेंट की भी डिमांड है, क्योंकि ओटीटी इज अवेलेबल टू फादर, मदर, ग्रैंडमदर, चाइल्ड, सब आप लोग सब उस घर में एक साथ हैं। तो वो बैलेंस हमेशा रहेगा, और वो आज की बात नहीं है, वो सदियों से चले आ रहा है। सदियों से आपको चूज करना पड़ेगा कि आप क्या देखना चाहते हैं। आपको हमेशा ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड मिलता आया है और मिलता रहेगा। आप कैसे शख्स हैं, आपकी थॉट प्रोसेस क्या है। आपको एक बात और बता दूं कि आप लोग इतने अच्छे दर्शक हैं कि कभी भी आप जूही जी को जब मंच पर, और रंगमंच पर, मंच तो ये भी है, जब देखने जाएंगे तो इनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, नियम और शर्तें होते हैं जिसका आप सभी पालन कर रहे हैं। अक्सर थिएटर करते वक्त कोई फोन बज जाए तो बस नाटक छोड़ा नहीं, छोड़ने की धमकी पूरी दी है आपने। जी, मैं नाटक रोक देती हूँ, क्योंकि ये समझना जरूरी है कि आपके सामने एक जीवित इंसान है। ये जो कला है, ये जावेद कला है। हम जो वहां परफॉर्म कर रहे हैं, अपने आप में वो एक इम्तिहान है।
स्पेशली मेरे जो दोनों नाटक हैं वो मोनोलॉग्स हैं, जिसमें मैं एक अकेली पात्र हूं जो स्टेज पर बोल रही हूँ 1.5 घंटे तक। तो उस वक्त वो मेरी याददाश्त, मेरी इमोशन, हर तरह का एक इम्तिहान चल रहा है। अब आप मेरे फोकस का भी इम्तिहान लेंगे, फोन बजाएंगे, डिस्टर्ब करेंगे, अपने बच्चों को यहां से वहां रुलने देंगे, पॉपकॉर्न का पैकेट खोलेंगे। ये बहुत जरूरी है समझना दर्शकों के लिए कि भाई सिनेमा और थिएटर में फर्क है। यहां आप जो भी कर रहे हैं, जैसे आपको दिख रहा है कि ये थिएटर एक्टर स्टेज पे क्या कर रहा है, उस थिएटर एक्टर को दिख रहा है कि मेरी ऑडियंस क्या कर रही है। आपके लिए हम लाइव हैं तो हमारे लिए आप लाइव हैं। आप देखिए बाहर के मुल्कों में जब हम ब्रॉडवे, वेस्ट एंड थिएटर की बात करते हैं, आप देखिए सच धज के लोग जाते हैं थिएटर देखने। आप देखिए लंदन में, देखिए हैट्स लगा के स्टाइल से जा रही हैं, सूट पहन के लोग थिएटर देखने आ रहे हैं। क्यों? वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं उस जावेद कला की, उस थिएटर आर्ट की, कि भाई आप आपको हम देख रहे हैं तो आप भी हमें देख रहे हैं, हम आपके लिए तैयार होके आए हैं। मुझे नफरत है जब मैं देखती हूं कि लोग टहलते हुए चप्पल पहन के, शॉर्ट्स पहन के, गंजी पहन के थिएटर देखने आ गए। मेरा बस चले, मैं तो उन लोगों को अंदर आने ही ना दूं थिएटर हॉल के, कि पहले जाओ, क्या बात है, ढंग के कपड़े पहन कर आओ, क्या बात है, तमीज से बैठो। देखिए आप आर्मी के आप क्लब्स देखिए, रूल होता है, नो स्पोर्ट शूज, कॉलर टी शर्ट, एक तरीका है कि आप वहां खाना खाने जा रहे हैं, आप कहेंगे मैं कौन सा आर्मी को ज्वाइन करने जा रहा हूं, मैं तो वहां सिर्फ चाय कॉफी पीने जा रहा हूं। मगर एक माहौल क्रिएट करते हैं वो, कि एक तरीके से आप एक सलीके से आइए। तो अगर आप रंगमंच देखने जा रहे हैं, आप एक मुशायरे में जा रहे हैं, आप किन्हीं गायक को सुनने जा रहे हैं, आप किसी संगीतकार को सुनने जा रहे हैं, आप एक सलीके से, एक तरीके से जाइए। आपने जैसा कहा ना कि जब आप परफॉर्म करती हैं तो आपको भी ऑडियंस दिखती है, बिल्कुल। हमें भी दिखता है कि जब आप बोलती हैं तो अजहर साहब तीसरी पंक्ति में धीरे से एक आदाब चिपका देते हैं किसी को पहचान कर। मैंने एक सवाल पूछा था कि क्या हर सिचुएशन में मुकम्मल कोई शेर होता है, और आपने कहा हाँ। तो चलिए एक सिचुएशन देते हैं। आपने शो किया, तमाम तामझाम के साथ आपको शो में बुलाया गया, साहब पेमेंट नहीं मिली और शो आप कर गए। बहुत बार होता है। नहीं, उसके किस्से पर मैं आना चाह रहा था। मैंने पहले सिचुएशन दी कि अब क्या आप फरमाएंगे। कहानी खत्म हुई और ऐसे खत्म हुई। थोड़ा सा उधर देखकर बोल दीजिए, सारे शेर इधर ही देख कर आ रहे हैं। मैं आपको देख रहा था दरअसल, वो बीच में जूही मैम बैठी हुई हैं तो वो कुर्सी मैं आपने आते हट साथ जाऊं, चुनी थी। मैं हट जाऊं? नहीं, वो कुर्सी आते साथ उन्होंने चुनी थी, तो मैंने बोला थोड़ा उधर भी मुखातिब हो जाइए। अभी ये बताएं कि वो भी दिखते हैं। नहीं, रहमान फारिस का एक शेर है, कहानी खत्म हुई और ऐसे खत्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। तो कभी कभी रोना भी पड़ जाता है कहानी खत्म होने के बाद, जब पेमेंट नहीं मिलता है तो। अच्छा, ऐसा सच में हुआ है कि हाँ, कई बार हो जाता है, इस तरह के लोग मिल जाते हैं। दुनिया में हर तरह के लोग मौजूद हैं। जब हर सिचुएशन पे शेर है तो हर सिचुएशन के लोग भी मैसर आ जाते हैं। जूही जी बिल्कुल इतनी जोर से निकला था कि माइक की जरूरत नहीं पड़ रही थी कि हाँ ऐसा हुआ है। कोई एक किस्सा बता दीजिए कि आपको कतई उम्मीद ना थी और किसी ने पूरा का पूरा परफॉर्मेंस करा लिया और पेमेंट ही नहीं की। नहीं, खुदा का शुक्र है कि हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि हम एडवांस पेमेंट ले लेते हैं। अगर आपके साथ अभी भी ऐसा हो रहा है अजहर साहब, तो स्कीम आ गई है, सीखा भी जा सकता है। नहीं, ये शुरुआती दौर की बात है। जब हम शुरुआत कर रहे थे तो बेंगलोर में एक बार ऐसा हुआ था कि किसी ऑर्गेनाइजर ने हमें बुलाया और फिर वो गायब हो गए, मिले ही नहीं। तो ऐसा मतलब 1-2 बार। पर बड़े लोगों के साथ होता है, बड़े लोगों के साथ होता है। हम और हाल ही में अब ये बड़े बने, अब कभी नजर नहीं टकराई दोबारा? मतलब ऐसा थोड़ी कि दुनिया में कोई गायब हो जाए, बहुत छोटी दुनिया है साहब। नहीं, अब वो इतनी छोटी छोटी बातों को अगर दिल से लगा के रखेंगे तो फिर कुछ लिख जाएंगे ना, क्या फायदा है फिर। चलिए एक चीज और, जैसा मैंने बोला कि हम ढेर सारी चीजों पर बात कर रहे हैं। जूही जी के बारे में जो मैंने शुरू में कहा था कि बहुत स्ट्रिक्ट हैं ये इस मामले में कि दर्शक कैसे बैठे हैं, और बहुत स्ट्रिक्ट हैं इस मामले में कि हम परिचय में क्या जोड़ें। एक चीज आपके साथ भी है, जब आपको मैं खूब पढ़ने की कोशिश कर रहा था और बहुत ईमानदारी से कि जिस जुबान को और जिस परफॉर्मेंस को आप लोग रखते हैं उस मामले में मैं अभी भी अनपढ़ सा ही हूं, कोशिश कर रहा हूं सीखने समझने की, वो ये कि आप एक प्रयोग बहुत अच्छा करते हैं और मुझ जैसा
शख्स जो हमेशा ये मानकर चलता था शायरी यानी शुरू करने से पहले बताना होगा इस शब्द का मतलब क्या है, बोलने के बाद बीच में 3-4 बार बताना होगा कि ये जो बोला था इसका मतलब क्या है। आपने उसमें कुछ बहुत अनूठे प्रयोग किए हैं। तो 1-2 चीजें मैं चाहता हूं इस मंच से आप वो सुनाएं जिसकी पहली लाइन तो बहुत उर्दू रही, दूसरी लाइन बहुत हिंदी रही, क्योंकि समझना जरूरी है कि ये उसी उत्तर प्रदेश की धरती है जहां गंगा जमुना से आकर मिलती है, और उसके बाद आप उसे अलग नहीं कर सकते, उस तहजीब को और संस्कृति को अलग नहीं कर सकते। पहली बात तो ये उत्कर्ष भाई कि मैंने कभी हिंदी और उर्दू को 2 जुबानें नहीं समझा है। मैंने हमेशा उसको एक जुबान समझ के शायरी की है, और यही हमारी तहजीब और यही हमारा तमद्दुन है कि एक ही जुबान हम बोलते हैं। और ये मैंने कोई नई शुरुआत नहीं की है। या मीर से लेके जब रघुपति साहेब फिराक गोरखपुरी तक आते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि वो लफ्जियात जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ पहले खूब इस्तेमाल हो चुकी है। बस ये है कि उस लेगेसी को मैंने आगे बढ़ाने का काम किया है। तो जैसे कि आपने कहा तो मैं चंद शेर सुनाई गुजारिश की साहब, कहने की भूमिका में तो मैं हूं ही नहीं। किसी के होने का एहसास होने लगता है, किसी के होने का एहसास होने लगता है, ये दर्द अब तो अनायास होने लगता है। किसी के होने का एहसास होने लगता है, ये दर्द अब तो अनायास होने लगता है। कुछ एक दिन को बुरी लगती है ये तन्हाई, कुछ एक दिन को बुरी लगती है ये तन्हाई, फिर उसके बाद तो अभ्यास होने लगता है। बहुत बढ़िया। कल हमें मजबूर ना करें कि हमें छापना पड़े कि देश के टॉप 10 कंजूस शहरों की लिस्ट में लखनऊ पहला, तो तालियां थोड़ी दिल खोल कर बजा लीजिए, वरना इस कंजूसी की लिस्ट में न चाहते हुए भी हम लोग आ जाएंगे। हम मुस्कुराने वाले शहर से हैं, इसका मतलब ये कहीं नहीं है कि चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ हाथों में ताली नहीं हो सकती। नहीं, इसका एक और शेर मैं आपको सुनाई देता हूँ, शायद मुस्कुराहटें आ जाएं कि तालियां भी आ जाएं। उस अप्सरा को अगर आंख भर के देखे कोई, उस अप्सरा को अगर आंख भर के देखे कोई, खुदा के होने पे विश्वास होने लगता है। जूही जी, जिस क्रम में और जिन सारी चीजों पर हम बात कर रहे थे, एक बहुत अच्छी चीज, और हमें बड़ा गर्व है, अमर उजालों को बड़ा गर्व है कि हम आपके उन प्रयासों से जुड़े कि थिएटर को छोटे शहरों में, और छोटा कहना हमेशा मैं मानता हूं व्यक्तिगत तौर पर कि गलत है। एरिया साइज या पॉपुलेशन साइज एक चीज हो सकती है, कोई शहर छोटा नहीं होता, वहां से जितना जिंदा दिल और जितने बड़े लोग हमें मिल जाते हैं, तो उन शहरों में जहां परंपरागत रूप से थिएटर नहीं पहुंचे थे वहां पहुंचाया है। एक्सपीरियंस जानना चाहता हूं कि जहां थिएटर होते रहते हैं और जहां थिएटर किसी कोशिश से पहुंचा में फर्क क्या है? मेरी गुरु और एकजुट थिएटर ग्रुप की हमारी फाउंडर नादिरा जहीर बब्बर जी का हमेशा से ये कोशिश रही है कि हमारा रंगमंच हम जितना अपने देश में हम जहां जहां जा सके हम जाएं। और मेरे लिए वो काम किया है अमर उजाला ने। क्या बात? बिल्कुल आपने सही बात की कि छोटा शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, मगर ये वो शहर है जो शायद कहीं महरूम रह जाते हैं, क्योंकि बड़े आर्टिस्ट, बड़े शो, बड़े म्यूजिशियंस, एक्टर्स, बड़े ऑडिटोरियम्स, फैसिलिटीज, ये सब आपको मिलेंगी बम्बई में, दिल्ली में या बैंगलोर में या ये इन सब में। मुरादाबाद में, बरेली में, मेरठ में नहीं है। यहां तक कि मैं कहूंगी हल्का सा कानपुर और लखनऊ में भी कम है। और आप उस तरह से देखिए तो मैं फैसिलिटीज की बात कर रही हूँ। आई विल नॉट टॉक अबाउट इन साइज, और किसी भी और तरह से मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहूंगी। पर मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं किसी तरह जाऊं इन शहरों में भी, और ये काम अमर उजाला ने मेरे लिए किया, विनोद अग्निहोत्री जी ने मेरे लिए किया। क्या बात। और मैं बहुत ज्यादा गर्व से कहती हूँ कि मेरा ये नाटक जिसका नाम है विद लव आपकी सैयारा, जिसे मैंने लिखा है, डायरेक्ट किया है और इसमें मैं एक्ट भी करती हूँ, उसमें हमने हिंदी थिएटर के, आप मानिए एक तरह से सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हमने 40 से ज्यादा शहर हम परफॉर्म कर चुके हैं, 116 शो कर चुके हैं, और शायद ये भारत का इकलौता नाटक है
जो मुरादाबाद, बरेली में भी हुआ है और लंदन में भी हुआ है। क्या कहना, बहुत सुंदर, बहुत शानदार। सामने एक चीज शुरू है जिसे एक बात और आपको बताना चाहूंगी, बरेली में क्योंकि ये अमर उजाला का ही शो था, इतनी प्यारी ऑडियंस, और वहां मुझे एक साहब मिले, अजहर भाई यू मस्ट लिसन टू दिस। एक साहब थे, उन्होंने, जो लाइट्स होती हैं हमारी शोज की, वो स्टैंड पे खड़ी होती हैं, और इन साहब ने मुझे बाद में बताया, मतलब मेरे जो लाइट टेक्निकल डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा कि जूही इनसे आके मिलो और ये देखो ये क्या है। बरेली में ये एक लाइट है उनके पास जो उन्होंने पिछले 60 साल से संभाल के रखी है। मतलब क्या कमिटमेंट आप देखिए उस लाइट का, मतलब उस लाइट उनके पास है, और उस लाइट को वो बड़े बड़े शोज में लेके जाते हैं, जो भी बरेली में शो होता है, और उन्होंने किस कदर से संभाल के रखी है वो लाइट। मतलब मैं उस वक्त ना, मैं कहा ये है हमारा भारत, ये है हिंदुस्तान, ये है कलाकार। जो कलाकार स्टेज पे आपको दिख रहा है वो तो है, मगर वो जिसने ये लाइट संभाल के रखी है कि कोई आएगा यहाँ परफॉर्म करेगा और मैं ऑपरेट करूंगा ये लाइट, वाह उस इंसान के लिए। घड़ी की सुइयां इशारा किए, लेकिन लखनऊ वालों, बरेली से कंपटीशन है, कम से कम तालियां तो हम बता सकते हैं कि उस लाइट के जितनी हमारे पास भी वो मोहब्बत है। लखनऊ को बताना पड़ता है, प्यार पूरा है, जोर से सुना आपने। और जैसा सामने एक जीरो दिख रहा है, जीरो जैसा कुछ नहीं होता अजहर साहब। हर चीज खरीदने पर एक जीएसटी लगती है, और वो जीएसटी ये है कि खत्म आपको एक बहुत सुंदर शायरी के साथ, एक अल्फाज के साथ करना होगा। और इस बार मैं ताली की अपील नहीं करूंगा जी, आपको साबित करना होगा कि कितनी सुनाई दे गई। इतना संगीन पाप कौन करे, इतना संगीन पाप कौन करे, मेरे दुख पर विलाप कौन करे। चेतना मर चुकी है लोगों की, पाप पर पश्चाताप कौन करे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। हालिया में हम सब कुंभ नहाए हैं और सबको अपने पश्चाताप याद आ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जूही जी। क्या मैं अपने प्ले का एक डायलॉग सुना सकती हूँ? जरूर, मतलब मैं रोकूं तो वो अपराध है। मेरे प्ले का एक डायलॉग है, शायर भी क्या कमाल होते हैं, शायर भी क्या कमाल होते हैं, दूसरों के दिल की बात लिख देते हैं। तो ये आपके लिए अजहर भाई, शुक्रिया, मौका दिया आपने हमें यहाँ। और मेरा ये प्ले जो मैं अगली बार लेके आना चाहूंगी, वो लखनऊ की ही कहानी है। 1938 to 1979 अ लव स्टोरी। ये मेरे नाना नानी की मोहब्बत की दास्तान है और आपके शहर की दास्तान है। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर साहब, जूही जी, आप दोनों का इस मंच पर आने के लिए, हमसे बात करने के लिए। और इतनी ईमानदारी से तो मैं जरूर कह सकता हूं कि हाथ हमें जोड़ने चाहिए, कृतार्थ हमें होना चाहिए। जो वक्त है वो सच में कम वक्त है कि हमें इसे खत्म करना पड़ा। सौम्या, ओवर टू यू। इसको अंत करने का जोरदार तालियां जूही बब्बर सोनी जी के लिए और अजहर इकबाल जी के लिए। मैं अमर उजाला परिवार से प्रियंका श्रीवास्तव जी का से अनुरोध करूंगी कि स्टेज पर आएं और हमारे माननीय अतिथियों को स्मृति चिन्ह के साथ संबोधित करें, सम्मानित करें। और ये था हमारा एक और अद्भुत सेशन जहां पे हमने बात की कला की, सिनेमा जगत की, थिएटर की और उर्दू कविताओं की, हिंदी कविताओं की। एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं हमारे दोनों पैनलिस्ट्स का कि वो यहाँ पे अपना कीमती समय निकाल कर आए और अपने विचारों का आदान प्रदान। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।